गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 6। इसकी हेडिंग है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। सो हम ये देखते हैं कि ये फेस कैसे कन्वर्ट होता है ह्यूमंस का। तो हंटर्स जो थे वो बेसिकली डिपेंड करते थे अपने फूड के लिए, जो फ्रूट्स होता था, रूट्स होता था, या नट्स या सीड्स, या जो एनिमल है उनके मीट पे डिपेंड करते थे। तो दोनों ही चीज़ें उनके लिए मेन थी, या वो हंटिंग करें या फिर फूड या फॉरेस्ट फूड्स जो है वो गैदर करते हैं। तो ये जो हंटर गैदरर्स थे वो बेसिकली नोमैड्स थे। क्यों, क्या रीज़न था इनके नोमैड होने का? एक तो ये कि ये एक प्लेस पे आप नहीं रह सकते हो, क्योंकि अगर आपने एक प्लेस पे रहा तो सारे जो एनिमल रिसोर्सेज या प्लांट की रिसोर्सेज हैं वो आप कंज्यूम कर लोगे। सो इट्स बेटर टू मूव, और आप जो है सर्च करो दूसरी तरफ फूड्स की जो अवेलेबिलिटी है। सेकंड, जो इनके जो एनिमल्स होते थे वो भी प्लेस टू प्लेस जाते थे अपने प्री को सर्च के लिए, तो ये उनको फॉलो करते थे, उनको हंटिंग के लिए। सो दे आर गोइंग और दे आर इन मूवमेंट। सो जो थर्ड रीज़न था कि जो प्लांट्स या ट्रीज़ होते थे वो एक सीज़न में आपके डिफरेंट सीजन्स में आपके अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स आते थे। सो एक टाइम पे ही एक सीज़न एक जगह पे आ सकता है। सो ये अपने डिफरेंट जो काइंड्स ऑफ प्लांट्स थे उनको भी मूवमेंट होते थे, तो उसको भी वो मूव करते थे। फोर्थ जो रीज़न था कि जो प्लांट्स या एनिमल्स होते थे वो उनको पानी चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, राइट। इवन ह्यूमंस को भी, हर इंसान को सर्वाइवल के लिए पानी चाहिए होता है। तो आइदर आपका जो रिसोर्स है वो रिवर पेरेनियल हो, यानी कि आपको 12 मंथ्स जो है वो आपका थ्रू आउट द ईयर वाटर हो, या फिर जो है सीजनल हो। अगर सीजनल पे यहाँ पे ये रह रहे हैं तो इन्हें मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट सीज़न के लिए जहाँ पे उनको पानी की अवेलेबिलिटी हो। सो लेट्स सी कि हम जो है कैसे समझते हैं कि हाउ डू वी नो कि ये लोग जो थे वो हंटर्स थे। तो बेसिकली जब इनके जो है हथियार देखे जाते हैं जो वुड या बुन के बने होते हैं, तो उससे पता चलता है, या फिर जब भी हम एक्सकवेशन करते हैं तो जो बोन्स जो होती हैं वो पाई गई हैं, या फिर इनके जैसे जो हथियार है वो काफ़ी नुकीले हैं, तो उसका यूज़ किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। आइदर ये जो है आपका डिग करते होंगे जो सरफेस है उससे डिग करके जो सीड्स निकालते हैं, जो एडिबल रूट्स निकालते हैं, या फिर ये क्लोथ्स को स्टिचिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो इनको बेसिकली जो कोल्ड क्लाइमेट है उससे बचाती है। तो इनके जो बोन्स के या फिर स्टोन्स के जो वेपन्स पाए गए हैं उससे हमें पता चलता है कि ये एक हंटिंग या गैदरिंग सिविलाइजेशन थी स्टार्टिंग में। और जो बोन्स हैं उनके भी बहुत सारे शेप्स हैं, जैसे स्पेयर्स या एरोज भी हैं जो वहाँ पे हमें पाए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि भाई कैसे ये चेंजेस आए, कि ये कैसे रहते थे। तो ये जो मैप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मैप आपको बताता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे सेटल्ड हुई। तो अगर हम देखते हैं तो पैलियोलिथिक जो साइट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, क्योंकि नियर अबाउट आपका 99% अगर ह्यूमन की सिविलाइजेशन है वो पैलियोलिथिक साइट से डिसाइड होती है। जो ह्यूमन की हिस्ट्री है वो, उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, लोअर, मिडिल या अपर पैलियोलिथिक साइट्स। तो यहाँ पे जो रेड इंडिकेशन की ट्रायंगल वाली साइट्स हैं वो है पैलियोलिथिक साइट्स। पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है? लिथिक इज स्टोन, राइट। पैलियो मतलब होता है कि ओल्ड, यानी ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। अगर आप इसको ईयर वाइज देखते हो तो आपको नियर अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12,000 ईयर्स एगो के बीच में ये साइट्स दिखाई देंगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओके, एक मिनट, जो भीमबेटका है वो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि यहाँ पे केव्स भी मिले हैं और साथ में यहाँ पे आपको केव्स है और रॉक शेल्टर्स भी मिले हैं। रॉक शेल्टर्स इनको बेसिकली कोल्ड क्लाइमेट या फिर अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने बनाए हुए थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चित्रकारी भी देखने को मिलती है। जो भीमबेटका है वो ये एमपी में मिलेगी और काफ़ी फेमस है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सो नेक्स्ट जो पैलियोलिथिक साइट है वो है हुंसकी जो है ऑलमोस्ट आपको कर्नाटक में मिलेगी। ये शोरापुर तालुका में है और ये यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में है हुंसकी। सो सेकेंड वन इज हुंसकी, राइट। देन आपको कुरनूल केव्स इसके बासी दिखेंगे जो कि आंध्र प्रदेश में है। इनको बेलम केव्स भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है ये बेसिकली आपकी पैलियोलिथिक साइट्स हैं। ये 3 साइट्स ही यहाँ पे हमें दिख रही है। ओके, सो नेक्स्ट जो हम देख सकते हैं वेट नेक्स्ट जो है हम देखते हैं मेगालिथिक साइट्स, क्योंकि पैलियोलिथिक के बाद जो आता है वो है मेगालिथिक जो होते हैं उसमें माइक्रोलिथ के नाम से भी इसको भी जान सकते हैं, क्योंकि ये जो मेजोलिथ जो होते हैं या माइक्रो मतलब टिनी, जो इसका ड्यूरेशन है वो है नियर अबाउट 12,000 ईयर्स एगो से 10,000 ईयर्स एगो तक। तो जो ग्रीन मार्क्स हैं वो बेसिकली मेगालिथिक साइट्स हैं। तो मेगालिथिक साइट्स में आपको एक ये ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी ऑलमोस्ट कर्नाटक में है, और एक ये अदिशा नल्लूर है। अदिशा नल्लूर बेसिकली तूतीकोड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु, वहाँ पे पाई जाती हैं। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपको नाम दिया जाता है और डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको
कब करना पड़ता है एग्जाम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। सो नाउ हम बात करते हैं नियोलिथिक साइट्स की। जो नियोलिथिक साइट्स है, नियो आपको पता है, नियो का मतलब होता है जो यंग हो या फिर जो नया है, यानी जो सबसे ज़्यादा जो स्टोन एज की बात करते हैं वो 10,000 ईयर्स एगो जो प्रीवियसली जो नियोलिथिक साइट्स हैं वो मिली हैं हमें। तो जो नियोलिथिक साइट्स हैं उनके बारे में जैसे स्टार्ट, जैसे ये हलोर दी हुई है। हलोर बेसिकली कहाँ पे मिलेगी आपको, ये है कर्नाटक में मिलेगी, और ये है पयम पल्ली, बेसिकली ये तिरुपट्टुम तालुका जो है वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, वहाँ पे पाई जाती है। फिर है महागर, ये आप नॉर्थ साइड में जब आओगे यूपी में, नियर अबाउट प्रयागराज के ऑलमोस्ट के पास भी, और कोलदीवा भी प्रयागराज में ही पाई जाती है, न्यूलिथिक साइट से। चिरन बहुत फेमस है, बेसिकली ये बिहार में है। फिर हाँ यस, एक सेकेंड, ये आपको दाउजली हाथिंग, ये जो साइट्स है ये दौलतपुर असम में है। दाउजली हाथिंग ये भी न्यूलिथिक साइट्स है। एंड देन मेहरगढ़ जो है बेसिकली बोलन जो पास है, जो ईरान के पास है, और ये जो है पाकिस्तान में पाई जाती है। मेहरगढ़ का सेटलमेंट्स बहुत फेमस है, अबाउट 8,000 ईयर्स को ये वहाँ पे पाया जाता था। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो आपके ग्रेव्स हैं उनमें बहुत सारे जो डोमेस्टिकेट एनिमल्स हैं उनको भी दफनाया जाता था। तो ये एक जो अभी भी एक्सकवेशन के बाद चीज़ें मिली हैं तो उससे पता चलता था कि हाँ डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। आफ्टर दैट बुरजाहुम बहुत फेमस है। बुरजाहुम बेसिकली श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है, और यहाँ पे भी एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल की ग्रेव्स टाइप मिली है कि साथ में आपको दफनाने का प्रचलन था। देन आप अगर विलेजेस देखते हो, जो अर्ली विलेजेस हैं वो इनाम गाँव है। इनाम गाँव बेसिकली महाराष्ट्र में है। ओके, तो अगर आप देखो तो जो ये केव्स है कहीं कहीं पे हमें ऐश फाउंड हुई है, तो इसका मतलब है कि भाई वो लोग फायर का यूज़ करते थे, और फायर का यूज़ करने का मतलब है कि आइदर ये रोस्ट करते हैं मीट को, या फिर ये कुकिंग करना स्टार्ट करते थे, या फिर लाइट के लिए यूज़ करते थे। तो फायर इन्वेंशन हो चुका था वहाँ पे उस टाइम तक। सो नाउ ये जैसे भीमबेटका साइट की बात की गई है जो कि प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में है। तो ऑब्वियसली ये रॉक शेल्टर आपको क्यों बनाया गया है वहाँ पे, क्योंकि रेन या हीट या विंड से बचाते हैं। और आप देख सकते हो कि ये जो रॉक शेल्टर्स हैं यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग की हुई है इस तरह की, और इसमें डिपिक्ट कर रहा है कि कैसे एक जानवर के पीछे भाग रहे हैं, लाइक डैट। मध्य प्रदेश के में पाई जाती है पेंटिंग्स, काफ़ी फेमस है भीमबेटका की पेंटिंग, क्योंकि उस टाइम पे जो पेंटिंग्स की जाती थी वो मिनरल से की जाती थी। और ये अभी भी आप देख सकते हो कि ये अभी भी रिटेन करके रखी हुई इतने ईयर्स, जो इस तरह का हेरिटेज है हमारा भीमबेटका की पेंटिंग। सो नाउ कुरनूल केव्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया होता है कि आंध्र प्रदेश में है ये कुरनूल केव्स। सो ये मैप 13 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो लेट्स सी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इस ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है। इस ब्लॉक में सिंपल यही है कि जो पैलेलिथिक साइट्स हैं जो पैलियोलिथिक है, मतलब पैलियोलिथिक का ऑलरेडी मेंशन किया है कि पैलियो मतलब ओल्ड और लिथोस मतलब स्टोन, नियर अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 12,000 ईगो के बीच में पैलियोलिथिक साइट्स मिलेंगी आपको। जो भी ह्यूमन हिस्ट्री का 99% है वो इसमें ही बहुत लॉन्ग हिस्ट्री को कल्टिवेट करता है वो। देन आफ्टर दैट लॉन्ग हिस्ट्री को कल्टिवेट करता है। आफ्टर दैट जो एनवायरनमेंट के चेंजेस स्टार्ट हुए हैं वो 12,000 ईयर्स एगो में होना स्टार्ट हुए हैं, जब वहाँ पे मेसोलिथिक एरा स्टार्ट हुई है। और जो मेसोलिथिक है उसको मिडिल इसलिए बोलते हैं, मेसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन। यहाँ पे बहुत से माइक्रोलिथ्स पाए गए। माइक्रोलिथ्स मतलब टीनी जो आपके जो हैंडल्स होंगे इधर बोन के होंगे और वुड के भी हो सकते हैं। तो ये जो है एक मीडियम स्टेज है जो आपका। फिर जो आपका देख सकते हो न्यूलिथिक साइट्स नियर अबाउट 10,000 ईयर्स एगो स्टार्ट हुआ है, जिसका नेक्स्ट स्टेज है सो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एंड आफ्टर दैट नियोलिथिक। ओके, देन जैसे कि हमने अभी बताया कि जो एनवायरनमेंट के चेंज स्टार्ट हुए थे और अबाउट 12,000 ईयर्स एगो ने स्टार्ट किया था मेसोलिथिक के। तो जब भी एनवायरनमेंट चेंज होगा यानी टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे ग्रासेस उगना स्टार्ट होगी। अब जब ग्रासेस उगना स्टार्ट होगी तो एक वार्म कंडीशन थी, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज का मतलब है कि वार्म कंडीशन स्टार्ट हुई। तो जब ग्रासेस उगी तो नंबर ऑफ जो एनिमल्स हैं जैसे डियर हो गया, एंटीलोप हो गया, गोट हो गया, शीप हो गया, कैटल्स हो गए, इनकी जो संख्या थी वो भी बढ़ी। तो इनको जो सर्वाइवल के लिए चाहिए था वो ग्रास चाहिए था। तो सब जब इनके सर्वाइवल का जो फूड है वो बढ़ा तो इनकी संख्या बढ़ी, तो लोगों ने इनको फॉलो करना स्टार्ट किया और ये एज अ फूड सोर्स पे स्टार्ट हुए। तो इसके साथ ही उन्होंने फिशिंग भी स्टार्ट की। तो जो सबसे पहले अगर नेचुरली जो ग्रो हुए थे वो है वीट या बार्ले या राइस, जो नेचुरली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में ग्रो होना स्टार्ट हुए। तो ह्यूमंस जो थे धीरे धीरे जो शिफ्टिंग हो रही है फार्मिंग या हर्डिंग की तरफ, वो रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न है एनवायरनमेंट का चेंज होना, और दूसरा कि जो हमारे डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स हैं उनकी हर्डिंग की संख्या बढ़नी है, क्योंकि उनके लिए जो फूड्स हैं वो अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो कलेक्शन का जो काम होता था इन ग्रेन्स का, जो फूड का, वो जो मैन वुमेन या चिल्ड्रन वो करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने इसको
साथ में ही कि कैसे ग्रो करते हैं, कैसे राइप करते हैं, ये भी सीखना स्टार्ट किया। तो जब एक बार इंसान ने ये सीखा कि इसको ग्रो करके राइप करके आप जो है इसको बढ़ा सकते हो फार्मिंग को, जो पहले जो था वो नेचर के थ्रू मिलता था, वो एक क्वांटिटी में मिलता था लिमिटेड, बट अब इन्होंने इंक्रीज किया कि हम एनिमल्स को भी पालेंगे अपने आसपास, और साथ में ये हम फार्मिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो एक मोर सेटल लाइफ इन्होंने स्टार्ट की जीना। तो दे वर लाइक नॉट नोमैड्स। अभी ये नोमैडिंग जो पहले करते थे, जो हंटिंग गैदरिंग के टाइम पे, क्योंकि मेन इशू था इनका फूड का, जो इस चीज़ से सॉल्व होना स्टार्ट हो गया। तो इन्होंने बहुत से एनिमल्स को टेमिंग करना भी स्टार्ट किया, और सबसे पहले जो जो एनिमल था जिनको इन्होंने टेम किया वो था डॉग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वीट एंड बार्ले था वो सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट था जो प्लांट था डोमेस्टिकेट हुआ, और ये खुद से ही एक तरह से इनको उत्पन्न हुआ था वहाँ पे, और बाद में इन्होंने राइपिंग करना स्टार्ट की सारी चीज़ों की। फिर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में शीप या गोट थी जो सबसे पहले अर्लीस्ट जो थी डोमेस्टिकेशन में। तो एक नया वे ऑफ लाइफ इनका स्टार्ट हो गया है जो बहुत डिफरेंट था आपका हंटिंग गैदरिंग से, एक सेटल्ड फॉर्म में स्टार्ट हो गया है। तो अब ये क्या करते हैं, अब ये सीड प्लांट करते हैं, तो उसको ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। पहले के कंपेरिजन में उसको ग्रो करने में टाइम लगता है, दे नीड टू स्टॉक इट, इनको थोड़ा उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। तो ये क्या करेंगे, इसलिए ये एक ही जगह पे रहना स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद जब आपने ग्रो किया तो थोड़ा जो आपका जो कलेक्शन होगा वो आप क्या करोगे, स्टोर भी करोगे फूड को। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, पॉट भी चाहिए होगे। तो ये इन्होंने पॉट भी बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो कि हाँ एक्चुअली उन्होंने पॉट भी स्टार्ट कर दिया, बनाना स्टार्ट कर दिया। सो जब आप डोमेस्टिकेशन की बात करते हो तो इन्होंने ऐसे जानवरों को चूज़ किया जो बहुत ज़्यादा वाइल्ड नहीं थे, जिनकी क्वालिटी सबमिसिव थी, उनको चूज़ किया। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि शीप्स हो गए, डियर्स हो गए, डॉग्स हो गए, तो इन्होंने यहाँ पे उन्हीं लोगों को चूज़ किया जो डोमेस्टिकेटेड हो सकते हैं और इनके फ़ायदेमंद हो जो। तो एक नया वे ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गई जिसमें ये ग्रेन्स को यूज़ करते थे एज अ सीड, एज अ फूड, या एज अ गिफ्ट, या फिर सपोज एज अ बार्टर सिस्टम भी यहाँ पे करते होंगे वो, स्टोर्ड फॉर फूड। सो नाउ जैसे कि जो एनिमल्स हैं वो एज अ जो हर्डिंग की स्टार्ट की, उसके उनको मिल्क भी मिलता था, मीट भी मिलता था, और कई बार इन्होंने इस चीज़ को शो भी किया है कि इनके साथ इनकी कब्र में दफनाए भी जाते थे। इसका मतलब एज अ फूड सोर्स इनको मानते थे और इनके साथ ही रहते थे। तो और कई बार हमें जो बर्नड ग्रेन्स या बोन्स मिली हैं साथ में, तो दैट मीन्स कि दे आर कलेक्टिंग टाइप ऑफ ग्रेन्स फॉर फ्यूचर पर्पज़, यानी कि सस्टेनेंस की तरफ बढ़ने के साथ साथ ये अब स्टोरेज की तरफ भी बढ़ रहे थे। तो जैसे कि बुर्जा होम में कश्मीर में आपको क्या मिलेंगे, पिट हाउसेस मिलेंगे। पिट हाउसेस जो थे वो क्या थे, डग करते थे वो ग्राउंड में, ताकि उसमें जो है इवन बाकायदा जो है स्टेप्स होते थे नीचे जाने के लिए। ओके, तो ये उसके लिए करते थे कि ताकि वो जो कोल्ड वेदर है उससे बचाया जा सके। कश्मीर में आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे में आपको जो पता चलता है कि ये डगिंग की गई है, पिट हाउसेस बनाए गए। फिर जो इनकी कुकिंग हर्ट्स में मिली है बोथ इनसाइड द पिट हाउस और आउटसाइड द पिट हाउस, सो दैट इनको जो एनवायरनमेंट के जो क्लैशेस होते थे उससे बचाया जा सके। तो ये जो इंटेलिजेंस है वो उनके अंदर डेवलप्ड हो रही है धीरे धीरे। तो लेट्स सी न्यूलिथिक जो स्टोन्स हैं वो कैसे हैं। न्यूलिथिक जो स्टोन्स हैं वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी शार्प हैं और काफ़ी पॉलिश्ड हैं। तो अभी जो इनकी जो कटिंग एज है वो ज़्यादा बढ़ गई है, और जैसे कि पहले अभी भी हम बहुत सारे मोटार्स या पेस्टल्स यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग के लिए ग्रेन्स को, तो वहाँ पर भी हमें मिले हैं कुछ पेस्टल्स या मोटार्स। और सबसे बड़ी बात कि पहले के कंपैरिजन जो इनके स्टोन्स हैं वो काफ़ी शार्प होते थे, तो दे आर अवेयर कि अभी हमें किस तरह से इस चीज़ को यूज़ करना है। सो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लोग पॉट्स यूज़ करने लगे थे फूड को कुक करने के लिए और स्टोर करने के लिए भी। और कभी ऐसा भी होता था कि जो क्ले कर रहे हैं पॉट, ऑब्वियस बात है, तो अगर पॉट का यूज़ कर रहे हैं तो दे नो कि कैसे फायर में पका के, या फिर देख सकते हो आप ये कितना स्मूथ सरफेस बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये बेसिकली एक जो है इनका मूवमेंट शो करता है कि कैसे ये स्टोरेज की तरफ बढ़ रहे हैं। और इवन ये कॉटन भी ग्रो करने लगे थे, और कॉटन ग्रो करते थे तो इसका मतलब क्लोथ्स भी पहनते थे। पहले जैसे जो वृक्ष थे उनकी छाल पहनते थे, या फिर जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन को इरोड करते थे, वो अब ऐसा नहीं रह गया है। ये कॉटन प्रॉपर वे में उगाते थे। तो जैसे कि मैं पहले भी बताया था, मेहरगढ़ जो था वो बोलन पास के पास है, ईरान के नियर अबाउट स्थित है, और काफ़ी फर्टाइल प्लेन है ये। तो ये रूट्स है बेसिकली जाने का ईरान का। तो यहाँ पे इन्होंने बार्ले और वीट के काफ़ी सारे हमें जो एक्सकवेशन के बाद सीड्स मिली है। एंड यहाँ पे ये बेसिकली शीप और गोट को भी रेयर करते थे, और काफ़ी ज़्यादा पिग या शीप गोट जो है यहाँ पे बोन्स जो है उनकी पाई गई हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अर्लीस्ट विलेज के रूप में माना जाता है, नियर अबाउट 8000 ईयर्स को। और अगर यहाँ पे सैम्पल आप देखो, यहाँ पे एक सैम्पल दिया गया है मेहरगढ़ के होम का। तो नियर अबाउट स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हाउसेस होते थे जिसको भी आपस में डिवाइड किया जाता था कंपार्टमेंट के साइड में। तो देवर लाइक का सेटल्ड
सेटल्ड होम टाइप चीज़ें थी। आप यहाँ देख सकते हो एक ब्यूरियल है मेहरगढ़ में, उसका स्केलेटन भी यहाँ पड़ा हुआ है। तो इट्स लाइक कि इनके साथ ही इनके गोड्स को दफनाया गया है। तो इट्स अ वे कि आप जो है आफ्टर लाइफ का एक बिलीव है कि इनको फूड की प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती रहे। तो इस तरह के बिलीव्स थे उनके पास कि जो आफ्टर लाइफ है या फिर जो इंसान है वो मरता नहीं है, या फिर आफ्टर डेथ भी उसको फूड की रिक्वायरमेंट है। तो दीज आर सम बिलीव्स होते हैं। इसके बाद देखते हैं, इन्होंने बोला कि फ्रांस में क्या हो रहा था उस टाइम पे। फ्रांस में इन्होंने नियर अबाउट 20,000 ईयर से 10,000 ईयर्स एगो के बीच में पेंटिंग्स पाई है वहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे क्या है, इस तरह की पेंटिंग पाई गई है, यानी कुछ एनिमल है, कुछ बफेलो टाइप की, काफ़ी कलरफुल पेंटिंग है ये। तो इट रिप्रेजेंट कि ये वहाँ के जो नेचुरल मिनरल है उनसे बनाई गई है। सो इट्स लाइक कि ये आपके जो आयरन ओर या चारकोल है उसके मिनरल से बनाई गई है। तो ये शो करता है कि आइदर ये कुछ स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म होते होंगे वहाँ पे हंटर्स के थ्रू, या फिर जो है उनकी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं ये। तो ऑलमोस्ट दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड द लास्ट वन इज़ या समथिंग लाइक दिस, कि ये जो टर्की है वहाँ पे एक बहुत ही न्योलिथिक साइट है, वो है कैटल हायोग, जो बहुत फेमस साइट है। वहाँ पे इनको बेसिकली ऑलमोस्ट इन्होंने फाउंड किया है न्योलिथिक साइट, जो मेनली बेसिकली अच्छी साइट है। सो hunters gatherers choose to live in caves and rocks because of safety from wind, cold weather and rain, I think. Okay, grassland developed around 12,000 years ago, 12,000 years ago, जब आपका environment change हुआ नहीं, about 12,000 years ago. Why do people grow crops have to stay in the same place for a long time? Obviously it takes some long time to ripe and it needs some time to harvest also. तो काफ़ी एक अरसा लगता है एक क्रॉप को ग्रो करने में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो वहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए रहने लगे। तो व्हाट डू यू थिंक मेनी पीपल लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विद एंड हर्डिंग बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे बोन्स के कलेक्शंस पाए गए हैं और साथ में जो कब्रें हैं उनके साथ भी उनके एनिमल्स को दफनाया गया है। तो इसका मतलब वो हंटर्स थे, यानी कि उनकी जो इकॉनमी थी वो डिपेंड करती थी एनिमल्स पे। सो ये जो लास्ट में एक ब्लॉक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मेसोलिथिक है वो कब स्टार्ट हुआ, जब एनवायरनमेंट चेंज होना स्टार्ट हुआ। फिर जो डोमेस्टिकेशन है वो भी उसके साथ ही, जब ग्रासेस बढ़ी तो जो हमारा चीज़ें थी वो चेंज हुई 12,000 ईयर्स अगो। और मेहरगढ़ नियर अबाउट 8,000 ईयर्स अगो, और जो न्योलिथिक साइट्स है वो नियर अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। ये सबसे ज़्यादा नियर मतलब न्यू साइट्स है। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, इट्स क्वाइट लेंदी। थैंक यू सो मच।